आज फिल्मी संगत चैनल पर हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जी हैं। गोपालगंज बिहार से लेकर दिल्ली, दिल्ली से बम्बई तक की उनकी एक लंबी यात्रा रही है। आज हम सबसे पहले उनकी संघर्ष यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे अभिनय का चस्का उन्हें लगा और कहाँ से कहाँ तक की उनकी यात्रा रही है। पंकज जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप एक किसान के बेटे हैं और मैंने सुना कि आप बचपन में अपने पिता के साथ किसानी में मदद भी किया करते थे, तो ये अभिनय कहाँ से शुरू हो गया? गांव में छठ में एक परंपरा है नाटक करने की। मेरे गांव पे छठ के त्यौहार के दूसरे दिन, तो उसमें वो बहुत पुरानी परंपरा है, मतलब आप दादाओं के ज़माने से चली आ रही है। तो उसमें वो बीच में कभी 1-2 साल नहीं भी होती है, डिसकंटिन्यू होता है, फिर वापस कंटिन्यू करते हैं लोग। तो हमारे समय हो रहा था, तो उस समय गांव के लोग ही, चाचा भैया ये सब मिल के करते थे। तो एक साल मुझे मौका मिला, लड़की का जो किरदार कर रहा था वो अभिनेता कमाने बाहर गया था, छठ में गांव नहीं आया। तो नाटक नहीं होगा क्योंकि लड़की बनने के लिए कोई नहीं है। तो मैं बोला मैं बन जाऊंगा लड़की। तो जो डायरेक्टर थे गांव के ही, राघव शरण तिवारी उनका नाम था, तो उन्होंने पूछा पहले पिताजी से पूछ के आओ, वो उनको दिक्कत ना हो तुम्हारी लड़की बनने में। तो मैं घर पे गया, पूछा मेरे पिताजी, माँ ने बोला ठीक है बनो, तुम्हें मन है? बोले हाँ। पर मेरी माँ ने एक शर्त रखा था कि कुछ लड़की तो बन रहे हो लेकिन कोई एक बड़े आदमी का भी रोल करना उस नाटक में। तो नाटक के अंत में एक जज का छोटा सा पार्ट था, एक सीन का, ऑर्डर जजमेंट सुनाने का। तो क्योंकि वो बड़ा आदमी, मतलब बड़े पोस्ट का आदमी, तो मैं बोला ठीक है, मैं जज भी बन रहा हूँ और पूरे नाटक में लड़की था, आखिरी सीन में जज था। तो ऐसे गांव से गोपालगंज नॉर्थ बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी 25 किलोमीटर दूर एक ब्लॉक है बेलसम, थाना भी है, बरौली ब्लॉक और थाना है। उस बरौली ब्लॉक में एक गांव है बेलसम, 7-8 किलोमीटर दूर, वहाँ मेरे पैतृक गांव है। मैं 10वीं तक वहीं रहा हूँ, वहीं पढ़ाई किया हूँ। खूबसूरत गांव है, छोटा सा गांव है, किसानी लोग करते हैं ज़्यादातर और पंडिताई करते हैं हमारे गाँव में। तो वही नाटक की शुरुआत उसी छठ से हुई। तो फिर ये कैसे आप लोगों का अभिनय को ही करियर बनाना चाहिए? वो तो एक मजाक था, समझिए, मजाक। जी। हाँ, उसके बाद मैं पटना आया और पटना आने के बाद मैं पटना में नगर में आज कार्यक्रम देख के और नाटक देखने जाने लगा। कालिदास रंगालय में, भारतीय नृत्य कला मंदिर में, विद्यापति भवन में, प्रेमचंद रंगशाला में, ये 3-4 आर्ट एंड कल्चर के केंद्र थे पटना में। तो वहाँ जाके नाटक देखने लगा, नाटक, गायन, डांस, नृत्य का प्रोग्राम, और देखते देखते मेरी रुचि बढ़ने लगी। फिर लगा करना चाहिए, तो बहुत अच्छा काम है। फिर धीरे धीरे उसी नाटक समूह से जुड़ के, और मैं उनके रिहर्सल में चाय वाय पिलाता था, जगह की सफाई करता था, और धीरे धीरे वो लोग मुझे छोटे मोटे रोल देना शुरू कर दिए, और वहाँ से रुचि बढ़ गया। और मैं 96 से लेकर 2001 तक वहाँ नाटक किया, पटना में 6 साल। और उसके बाद मुझे मालूम चला कि अभिनय की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो दिल्ली में एक संस्था है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी है, सरकारी फंड पे चलती है, और वहाँ छात्रवृत्ति मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, मतलब आपको पैसे देने नहीं हैं। हाँ, वहाँ सिलेक्ट होना मुश्किल है। हमारे समय 20 लोग आते थे पूरे भारत से। तो मैं 3 बार अटेम्प्ट किया और तीसरी बार में फाइनली NSD में सिलेक्ट हो गया। फिर 3 साल एक्टिंग की ट्रेनिंग की। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है। और उसके बाद मैं 2004 में मुंबई आ गया, अक्टूबर महीने में, 16 अक्टूबर को, NSD की ट्रेनिंग करके। और उसके बाद मुंबई का अध्याय शुरू होता है 2004 के बाद। NSD के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक मेथड एक्टिंग सिखाई जाती है, जो कि बम्बई की फिल्म नगरी में काम नहीं आती। बीच के दशकों में काम नहीं आ रही थी, अब आने लगी है वापस OTT के आने के बाद। और इरफान खान साहब, आप देखेंगे जो NSD से प्रशिक्षित अभिनेता हैं, ओम पुरी जी, नसरुद्दीन शाह जी, अनुपम खेर जी, इरफान खान साहब, मुकेश तिवारी जी, यशपाल शर्मा जी, आशुतोष राणा जी, जो सिनेमा में आए हैं। और महिला में सीमा विश्वास, रोहिणी हतंगड़ी,
राज बब्बर साहब और बहुत सारे, बहुत तेरे नाम हैं, हमारे तक। तो ये सब थोड़े सिनेमाई अभिनय से थोड़ा अलग अभिनय करते थे लोग, जो प्रचलित, और खासकर बीच के 80s के दौर में कमर्शियल सिनेमा में एक्टिंग का स्तर कुछ और होता था। तो इनकी फिल्में पैरेलल फिल्में बोली जाती थी। अब इस वक्त पैरेलल और मेन स्ट्रीम की लाइन नहीं रही। जो पैरेलल है वो भी मेन स्ट्रीम हो जाती है, और जो मेन स्ट्रीम है वो भी पैरेलल हो जाती है, क्योंकि कई कमाई से हम तय करते हैं ना। सही बात है। कि जिस कम लागत में बने और कमाई भी कम हो या ना हो, उसको पैरेलल सिनेमा, और जो ज़्यादा लागत में बने और ज़्यादा कमाई करे वो मेन स्ट्रीम सिनेमा। तो ऐसा ही था। तो अब वहाँ सिखाई जाती थी, वो वहाँ जिस किस्म का अभिनय सिखाया जाता है, वो अभिनय में लॉजिक, तर्क, मोटिवेशन, नीड्स, अर्जेंसी, कैरेक्टराइजेशन, एक्टर प्रिपरेशन, कैरेक्टर प्रिपरेशन, कंटेंट, टेक्स्ट, सब टेक्स्ट, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसका हिंदी सिनेमा में बीच के कालखंड में या कमर्शियल सिनेमा में बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ना अभिनेता उतनी डेप्थ में जाते हैं, या न फिल्म मेकर चाहते हैं कि आप उतनी गहराई में उतरो। तो अब सिनेमा बदला है, ऑडियंस को भी दुनिया भर के एक्सपोजर हुआ है सिनेमा का OTT के माध्यम से। तो अभिनय के स्तर में भी बदलाव देखा गया है, और अब जाके वो मेथड एक्टिंग या जो भी तरीका था NSD में सिखाने का, अब वो कारगर है, और उसको लोग समझते भी हैं, देखते भी हैं। तो जब आप 2000 बम्बई में आए, क्या तुरंत काम मिल गया या किस तरह का संघर्ष रहा? 8 साल तक लगभग काम नहीं मिला। 8 साल तक मैं ऑफिस भटकते रहा, फोटोग्राफ्स लेके। तब मील का चलन उतना नहीं था, हमारे पास भी स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, और ना कंप्यूटर का एक्सेस था। साइबर कैफ़े में जाओ तो हार्ड कॉपी से हम स्ट्रगल करते थे, ऑफिस घूम के अपना फ़ोटो देते थे कि हम एक्टर हैं, हमारे लायक कोई रोल हो तो बताइए, ऑडिशन दीजिए हमारा। और वो भीड़ बहुत है, वो तस्वीरें कई बार वो सिक्योरिटी गार्ड तस्वीरें लेके और सामने एक डब्बा रखते थे, बड़ा था, उसमें डाल देते थे। तो हम लोग तस्वीर देने के बाद झांक के देखे कि ऑलरेडी उसमें तो 200-250 तस्वीर है। मेरे जाने के बाद कल तक मेरी तस्वीर 200 तस्वीरों के नीचे होगी। अब कब वो तस्वीर लॉटरी की तरह एक तस्वीर निकलेगी और डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर या असिस्टेंट को पसंद आएगी, वो ऑडिशन का कॉल करेगा, ये सब भाग्य भरोसे है। आई थिंक सिनेमा में लक की ज़रूरत, बोलते हैं लक बहुत ज़रूरी है। लक इसलिए ज़रूरी है हमारे समय में तो 300-400 की तस्वीरों में आपकी तस्वीर उनके हाथ लग जाए, शायद उसी को लक कहते होंगे। तो काफ़ी भटका, अंधेरी से लेके और छोटे कुछ दफ्तर, खार, फेमस स्टूडियो तक, जितनी फिल्म की कंपनी की, छोटे बड़ी, नई पुरानी, सबके दफ्तर गए, तस्वीरें दी और प्रयास करते रहे। 8 साल बाद वासेपुर आई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कश्यप, अनुराग कश्यप ने बनाई थी और ऑडिशन किया था। उसमें नए अभिनेताओं को मौके मिल रहे थे, मुझे भी एक मौका मिला सुल्तान के किरदार में। और वो फिल्म वर्क की, लोगों ने देखा और लोग पूछने लगे कि कौन है ये एक्टर, ये कौन लड़का है जो सुल्तान बना है। फिर धीरे धीरे मेरे नाम को फिल्म इंडस्ट्री में, पब्लिक तब भी नाम नहीं जानती थी, फिल्म इंडस्ट्री में कोई, अरे वो पंकज नाम का एक एक्टर है, NSD का है, बुलाओ इसको। फिर ऑडिशन का सिलसिला चालू हो गया। अब तस्वीरों से निकल के ऑडिशन के फेज में आ गए थे कि तब ऑडिशन के लिए बुला लेते थे। आफ्टर वासेपुर या एक टाटा टी का ऐड किया था, नमस्कार मैं आपका वोट मांगने आया हूँ, उस ऐड के बाद ऑडिशन के मौके मिलने लगे। और फिर धीरे धीरे न्यूटन तक वो संघर्ष चला ऑडिशन का भी। न्यूटन आई, उस चली भी, बॉक्स ऑफिस पे नेशनल अवार्ड भी मिला। उसके बाद ऑडिशन का भी परंपरा जाता रहा। मुझे बिना ऑडिशन के लोग रोल सुना देते हैं कि भैया ये रोल है तुम्हारे लिए लिखे हैं और तुम आओ कर लो। पिछले 1 साल से वैसी स्थिति है कि रोल सुनने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि मैं अगला 6-8 महीना 1 साल का इंगेजमेंट लेके बैठा हूँ और अब लोग कहानी सुनाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब सुन के करूँगा भी क्या, मेरे पास समय नहीं है या उतनी मानसिक क्षमता नहीं है कि मैं अगले 1 साल बाद की प्लानिंग कर पाऊँ। यही चल रहा है। दो 2004 से जो 8 साल का आपका संघर्ष था, वो किस तरह का संघर्ष था, किस तरह की तकलीफें हुआ करती थी? तकलीफें भैया, कुछ कई बार लोग कहते हैं कि लोग जब बाहर से आते हैं तो यहाँ आर्थिक मजबूरों चलते कुछ भी समझौते कर लेते हैं, तो वो क्या था?
मेरे पास लकीली अच्छी बात थी कि मुझे आर्थिक तंगी और परेशानियाँ उतनी नहीं थी, क्योंकि पत्नी मेरी टीचर थी, बॉम्बे के स्कूल में पढ़ाते थे, उनकी नौकरी लग गई थी। मैं शादी करके मुंबई आया था, तो हम पति पत्नी ने प्लानिंग करके रखी थी कि तुम बीएड कर लो, और मेरा तो पता नहीं कितना समय लगेगा, बट तुम्हें नौकरी कहीं मिल जाएगी तो घर तो चलता रहेगा। तो बेसिक ब्रेड बटर की समस्या नहीं थी, छोटा सा घर था और हमारी ज़रूरतें भी सीमित थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ा। हाँ, मानसिक परेशानियाँ तो वो स्वाभाविक है, होती ही हैं कि यार 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ काम हो नहीं रहा है, होगा भी या नहीं होगा। तो जो अनिश्चितता रहती है वो थी थोड़ी बहुत लेकिन मैं शादीशुदा था, सपत्नीक था, तो वो अनिश्चितता भी या वो अनसर्टेनिटी भी कम हो जाता था, क्योंकि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, बातें करते थे। तो एक बाइक थी हमारे पास, छोटे से घर में रहते थे और रोज़ शाम को मार्केट सब्जी खरीदने जाते थे, वॉक करते थे तालाब किनारे, वो तालाब था वहाँ चारकोट में। तो वो मानसिक परेशानी भी कम हो जाती थी, क्योंकि आपका एक सहयोगी है, एक पार्टनर है, जिसके साथ आप बात कर लेते हैं, आप जनांतिक अकेले नहीं है, नितांत अकेले। लेकिन आपने शुरुआत में सबसे पहली जो फिल्म की थी, छोटा सा रोल, वो था कन्नड़ फिल्म, ये क्या था? वो तो दिल्ली में मैं पास आउट हुआ था, और जैसे तो मेरे एक दोस्त थे कन्नड़ा के, थिएटर के, तो वो मुझे फ़ोन किए कि एक कन्नड़ फिल्म बन रही है बनारस में, तो तुम्हारे पास समय है तो आ जाओ, 2-3 दिन का रोल है, हीरो का दोस्त बनेगा, शूटिंग कैसे होता है कम से कम देख लेगा उसी बहाने। तो वो फिल्म करने में इसीलिए गया था कि 2-4 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, और मैं शूटिंग होता कैसे है मैं देख लूँगा। तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मैं बनारस में 2-3 दिन किए थे और शूटिंग देखे ही थे। डायरेक्टर बोलते थे आप दोस्त हैं हीरो के, तो इनके जीवन में अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इनके जीवन में कुछ दुख आ गया तो आप इनसे ज़्यादा दुखी हैं। तो कई बार हिंदी सिनेमा का हीरो जो है ना, उसका दोस्त जो है ना, वो असल में हीरो होता है, वो जो दूसरे के दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, करेक्ट, जो दूसरे के सुख में बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाए, जो उसके माँ को अपनी माँ और उसके बहन को अपनी बहन से ज़्यादा माने, ये तो हीरो से बेहतर आदमी होगा। सही बात है। तो हिंदी सिनेमा में हीरो का दोस्त जो होता है ना, वो हीरो से भी बढ़िया आदमी होता है। वो बहुत त्याग करता है, वो अपनी खुशियों को ताक पर रख के अपने, उससे ईर्ष्या कभी नहीं होती है, और वो हीरो के खुशियों में हीरो से ज़्यादा आनंदित होता है। करेक्ट। तो हम हीरो के दोस्त थे, हालांकि वो हिंदी नहीं, कन्नड़ फिल्म थी, चिवड़ी द कनसू। उसको कन्नड़ फिल्म का स्टेट अवार्ड भी मिला था, और नागावर्णा करके डायरेक्टर थे, वहाँ के मशहूर डायरेक्टर हैं, और एक उपन्यास पे आधारित थी वो फिल्म। तो ऐसे चला गया था बस शूटिंग देखने। यार आपकी बात मानी जाए तब तो हिंदी फिल्मों में जो हीरो के दोस्त को तुच्छ समझा जाता है। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत साफ, मैंने अभी जो उदाहरण दे के बताया, हीरो का दोस्त तो हीरो से ज़्यादा तपस्वी और त्याग और अच्छाई का मूर्त है। नहीं, लेकिन आप यार कलाकारों से बात करें तो कहते हैं यार दोस्त का रोल करेंगे तो फिर उसमें नहीं, दोस्त का नहीं करना है। मैं उन्हीं कलाकारों के लिए मैंने ये परिभाषा निकाली है कि वो बुरा ना माने, और हीरो के दोस्त भी बहुत इम्पोर्टेंट और दिल के बड़े होते हैं, हीरो से बड़े होते हैं। तो इसलिए ये परिभाषा निकाला था। एक मेरा दोस्त था, बोला एक बहुत दोस्त का रोल कर लिया, हीरो के दोस्त का। मैं बोला नहीं नहीं, तू तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैंने उसको इस तरीके से समझाया तो उसका अपना दुख थोड़ा कम हो गया। उसके बाद आपने रन की, जब एक बड़ा काम करने की इच्छा हो तो फिर छोटे से शुरुआत करना किस वजह से था, वो क्या था? नहीं, मुझे बड़ा काम करने की कभी इच्छा नहीं थी। मैं सिर्फ अभिनय से अपनी रोजी रोटी और घर चलाना चाहता था। मुझे मालूम था कि कोई बड़ा रोल मुझे क्यों देगा, मैं नया अभिनेता हूँ, या बड़ा रोल देगा तो क्या पता मैं कर भी पाऊँ या ना कर पाऊँ, या देगा ही क्यों। एक बड़े रोल में मौका मिलना बहुत मुश्किल काम है, और उस वक्त और मुश्किल था। अब तो फिर भी थोड़ा मुश्किल उतना नहीं है, क्योंकि अब OTT आ गए, दुनिया भर का कंटेंट बन रहा है, टीवी है, फिल्म है, OTT की फिल्म है, थिएटर की फिल्में हैं। अब एक एक्सपेरिमेंटल कहानी पे भी लोग बनाते हैं, नए लड़के को लेकर बनाऊंगा, मुझे मेरे लिए कहानी हीरो है। तब कहानी हीरो है 2004 में नहीं था, तब हीरो है था, बाकी सब सेकेंडरी थे। तो उस वक्त में मुझे कौन हीरो बनाएगा या कौन बड़ा रोल देगा? उस वक्त तो फिक्स पैटर्न था, एक हीरो, एक हीरोइन, एक हीरो के पिता, एक विलन। तो
तो ये 5-6 मुकम्मल कैरेक्टर होते थे, बाकी सब तो ऐसा आया राम गया राम। तो मुझे चाहत नहीं थी कि कोई मुझे लीड रोल देगा या मैं उसके लिए प्रयास करूँ, मेरी घर परिवार चल जाए, जो मिलता था वो कर लेता था। तो कभी सेलेक्टिव नहीं हुआ और ना ही लीड रोल करने आया था, मैं बस अभिनय करने आया था, जो हो जाए वो हो जाए। आप गंगा वासेपुर की आप जिक्र कर रहे थे, गंगा वासेपुर से करीबन 36 कलाकार मैदान में उतरे थे। जी। उसमें से कुछ हैं, कुछ नहीं भी हैं अब चर्चा में। ऐसे में सुल्तान का किरदार क्यों पॉपुलर हुआ था? हाँ, क्यों पॉपुलर हुआ था पता नहीं, दर्शकों ने पसंद किया होगा। आई थिंक इसलिए पॉपुलर हुआ था कि हुआ होगा कि मैं एक अननोन चेहरा था, नया चेहरा था और बहुत ही वो हिंसक और ब्रूटल रोल था। हालांकि बहुत ज़्यादा हिंसा करते दिखता नहीं है स्क्रीन पे, लेकिन उसकी प्रेजेंस, उसको जिस तरीके से बिल्डअप किया था अनुराग कश्यप ने सुल्तान के इंट्रो में कि 60 भैंसा रोज का काटता है, और तो जिस अभिनेता की कोई इमेज ना होना निर्देशक के लिए आसान है कि नए अभिनेता को एक किसी खास इमेज में स्टैब्लिश कर दे। अब शायद मैं सुल्तान करता तो वो प्रभाव ना पैदा होता, क्योंकि मेरा कॉमेडी भी लोग देख चुके हैं, यार ये तो कॉमेडी भी करता है, हंसाता है। उस समय तक मालूम नहीं था कि उस समय मुझे कई लोग बोले थे कि यार हमें डर लगता था देख के तुम्हें। मैं बोला अच्छा। तो अब बोलते हैं कि यार हमें भरोसा नहीं होता है कि तुम्हारे जैसा सॉफ्ट स्पोकन और इतना सहृदय और सौम्य दिखने आचरण वाला व्यक्ति उतना खतरनाक कैसे लगा था हमें। तो वो डायरेक्टर की खासियत है, मुझे भी मालूम नहीं था, और शायद इसलिए लोगों को एक नया चेहरा था जिसको उस एक खास इमेज में डायरेक्टर ने पोर्ट्रे किया और वो वर्क कर गया। लेकिन अगर आपके संघर्ष के दौरान के करियर को देखा जाए तो आपके ज़्यादातर करियर गैंगस्टर के या हिंसक यही सारे रहे हैं, ये क्या खास तौर पर? ना मैंने बोला ना, मैं पहले भी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये करना है, रोल जो आए करता गया। अब वासेपुर से एक निगेटिव किरदार मिला और वो बहुत पॉपुलर हुआ। नहीं रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वासेपुर और मिर्ज़ापुर और लूडो, सत्तू भैया, लूडो में भी गैंगस्टर था और मिर्ज़ापुर में भी एक कालीन भैया दूसरे किस्म के हैं, वो रुतबा वाले गैंगस्टर हैं जो सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, जो पारंपरिक गुंडे नहीं लगते हैं। तो 3 ही किया है और जो एक आध छोटे मोटे किए हैं, बाकी तो अब उसके बाद विविधता बढ़ गई। मसान देख लें या गुंजन सक्सेना या नील बट्टे सन्नाटा, तो यार माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस अभी चल रहा है। तो बट वो गैंगस्टर वाले किरदार इतने पॉपुलर हुए कि वो शायद अनुभूति होता है कि मैंने बहुत गैंगस्टर और निगेटिव किए हैं। गुड़गांव में था, हाँ गुड़गांव में था। गैंग आप वासेपुर के बाद आपकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी नील बत्ते सन्नाटा में, उसके बाद फिर आप न्यूटन में चर्चा में आए जी। तो गंग आप वासेपुर से नील बत्ते सन्नाटा पहुंचने तक की क्या गतिविधियाँ थी, क्या था वो? बहुत बढ़िया। वो तो मैं ना वो आफ्टर वासेपुर मुझे अक्सर वो निगेटिव और गुंडे का रोल मिलने लगा, ऑफर आते थे कि ये पिस्टल लेके चलता है, ये तलवार लेके चलता है। तो मैं नहीं करता था, बोला हो गया एक जगह किया हूँ, कितना करूँगा ऐसा सुल्तान टाइप का रोल। जब अश्विनी अय्यर ने नील बट्टे सन्नाटा सुनाया तो उन्होंने बोला एक किताब लेके चलता है, तो मेरे को बहुत सुकून मिला। मैं बोला भी कि पहली बार ऐसा रोल मैं कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद जो स्कूटर से अपने पुस्तक झोले में लेके आते हैं पढ़ाने और हर बच्चे को घोड़ा बनाना चाहते हैं, और उस किरदार में अश्विनी अय्यर ने बड़ी छूट थी कि आप कुछ करो। तो मैं थोड़ा सा उसकी फिजिकलिटी चेंज किया था कि खास किस्म का फिजिकल मूवमेंट है, हर बच्चे को घोड़ा बनाना चाहते हैं वो। और क्योंकि मैं कुछ ऐसे टीचर्स के साथ रहा हूँ जो छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। एक टीचर मेरे थे एक्टिंग के, 2 बजे रात में भी उनको फ़ोन करो तो बोलते थे मैं आ रहा हूँ, कोई समस्या है तो। दिनेश खन्ना जी अभी वो डायरेक्टर हैं BNU के, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ के। अच्छा। 2 बजे रात में भी किसी एक्टर को कोई समस्या हो, यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर थे, बोलते थे बताओ मैं आ जाऊँगा, क्या दिक्कत है। क्या? तो मेरे जीवन में मैंने वो कुछ शिक्षक देखे थे जो पढ़ाने के लिए और छात्रों के बेहतरी के लिए बहुत उत्सुक और बहुत उत्साही और एक्टिव रहते हैं कि बोलो मैं हूँ। तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था, और मैंने अश्विनी को बोला कि ऐसा एलिमेंट इसमें लाते हैं। बोली बहुत अच्छा लाओ। तो नील बट्टे सन्नाटा बनी। चूँकि वो एक सिंपल स्वीट सी इमोशनल फिल्म थी और थोड़ा ह्यूमर आ गया मेरे किरदार में, इनका एक अति उत्साह ने उसको थोड़ा रोचक बना दिया।
लोगों ने बेहद पसंद किया। आज भी मुझे मैसेज आते हैं प्रिंसिपल श्रीवास्तव के लिए। नील बट्टे सन्नाटा आपके कह रहे कि वो फिल्म थी जिसका ने अपने बजट का 4 गुना ज़्यादा कमाया था, पहली फिल्म थी वो आपके करियर की। उसे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा था, क्या बदलाव आया कि इंडस्ट्री में लोगों की सोच क्या बदली थी? मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ फ़र्क नहीं आया था, मुझे याद नहीं है। उसके बाद ये बदला था कि मुझे अब लाइटर रोल में भी लोग सोचने लगे थे कि ह्यूमर भी वाले और सिंपलर आम आदमी का भी रोल दिया जा सकता है, एक गैंगस्टर और एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन का रोल नहीं, कुछ और भी एक प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ। तो आफ्टर नील बट्टे सन्नाटा मुझे विविध किस्म के रोल मिलने लगे थे। बाकी एज सच बदलाव कुछ खास याद नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद अपने गुड़गांव में फिर वही गैंगस्टर कर लिया था। नील बट्टे के पहले आई थी गुड़गांव? नहीं, नील बट्टे के बाद आई थी। बाद आई थी, हाँ, नील बट्टे के कुछ दिन बाद आई थी। यस, वो कहानी बहुत अच्छी थी कि वो एक किसान कैसे बिल्डर बनता है और उसकी अपनी कॉम्प्लेक्स, अपनी घुटन और क्या अकूत संपत्ति कमा लें बहुत सारे सही गलत कार्य करके, और उसका प्रभाव एक व्यक्ति पे कैसे पड़ता है कि जो अपने ही दुनिया में रहने लगता है, कॉम्प्लेक्स में इंट्रोवर्ट हो जाता है और कुंठित कुछ। तो वो कहानी अच्छी लगी थी मुझे। तो वो गैंगस्टर से भी ज़्यादा वो ऐसे थे कि उन्होंने वो बिल्डर बन गए हैं, अकूत संपत्ति इकट्ठा कर लिए हैं, और वो जो सामाजिक ताना बाना में फंसे हुए व्यक्ति हैं कि लड़कियों को लेके जो एक ये है समाज में, तो वो बहुत डार्क फिल्म थी और नॉयर थी। वो टीम बड़ी अच्छी थी, टेक्निकली बड़े साउंड लोग थे, एफटीआई के लोग थे उसमें। तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने, तो अजय राय प्रोड्यूसर थे नील बट्टे सन्नाटा वाले ही, तो अजय जी से मेरा अच्छा संबंध है। उन्होंने बोला सर एक ऐसा है करना है। तो जब शंकर रमन डायरेक्टर ने नरेट किया और जिस तरीके से नरेट किया तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं बोला चलिए करते हैं, 30-35 दिन किया जाएगा। फिर आपने न्यूटन की राजकुमार राव के साथ, और राजकुमार राव के साथ आपने कई फिल्में कर डाली। हाँ, कुछ खास ट्यूनिंग बन गई है? नहीं, बस संयोग है कि न्यूटन चल गई, उसके बाद बरेली की बर्फी और स्त्री 3 किया है शायद। हाँ, बरेली की बर्फी, स्त्री और न्यूटन, हाँ 3 किया है। वो संयोग है, सुखद संयोग है। और तीनों सफल हो गए? तीनों सफल थी, बरेली की बर्फी, न्यूटन और हाँ, मैंने राजकुमार ने जो साथ में किया वो सब सफल है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मुझे भी अभी याद आया, आप बताए तो। आपको लगता है कि फिल्में में करियर आपको फिल्मों में आपको किरदार अच्छे मिलने लगे थे, लेकिन जो कमर्शियल सक्सेस कहा जाता है वो आपको ओटीटी ने दिलाया? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिर्ज़ापुर ने पहली बार होर्डिंग लगाया था बड़ा बड़ा, और मिर्ज़ापुर की बहुत ह्यूज सक्सेस थी। उसके बाद फिल्म में भी, जैसे अब स्त्री बहुत बड़ी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, और मेरे किरदार जो था वो मेरुदंड जैसा था। ड्यूरेशन कम था लेकिन वो फिल्म को उठा के रखता है रुद्र भैया। तो और ओटीटी पे उसके बाद आफ्टर मिर्ज़ापुर, गुंजन सक्सेना हो, लुड्डो हो, कागज़ हो, मिम्मी हो, ये सारी ओटीटी पे डायरेक्ट आई थी, और ओटीटी की पिछले 2 सालों की मोस्ट व्यूड फिल्म में है। मैं कहीं पढ़ रहा था 10 फिल्मों का लिस्ट ओटीटी पे, उनमें 4 हैं ये, मिम्मी, कागज़, लुड्डो और गुंजन सक्सेना। तो क्रिमिनल जस्टिस अभी हॉटस्टार का मोस्ट व्यूड शो है। करेक्ट। पिछले दिनों शेरदिल आई थी, 10 दिन तक ट्रेंडिंग नंबर 1 बिना प्रमोशन के नेटफ्लिक्स पे थी 10 डेज तक। तो यस, ओटीटी, क्योंकि ओटीटी में वो एक समस्या नहीं थी ना कि नंबर्स कितने स्क्रीन पे लगेगी, लोगों को नहीं आना था, फिल्म लोगों तक पहुंच जाती है ओटीटी पे। सिनेमा में लोगों को आना पड़ता है, लोग आएंगे, कितने नंबर्स हैं, कितने शो हैं, शो की टाइमिंग क्या है, प्रमोशन कैसा है कि एक आम आदमी को पता चल जाए। ओटीटी का प्रमोशन भी ज़्यादा डिजिटल होता है, क्योंकि डिजिटली ही लोगों को देखना है। तो ये ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का लोड नहीं है, वीकेंड कितना ओपनिंग हुआ, कहानी अच्छी है बुरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओटीटी के लिए। यस, ओटीटी ने एक व्यावसायिक सफलता की तरफ तो भेजा ही है। मतलब मैं आईफा में था भैया, अबू धाबी में, तो वहाँ जिस किस्म का अप्रिसिएशन लोगों ने दिया, मैं भी स्तब्ध था कि इतने लोग मुझे जानते भी हैं क्या। मेरे को तो यही अनुमान था, पर जैसे स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां रुक नहीं रही थी 3-4 मिनट। अभी पिछले दिनों कल गया था एसबीआई के हेडक्वार्टर में बीकेसी में,
500-600 एम्प्लॉय विंडो सबको मालूम था शायद। वहाँ पहुंचा तो पता चला कि सारे एम्प्लॉय को मालूम है, सब कांच की बड़ी बड़ी विंडो पे एक लाइन से 600 लोग खड़े थे। मैं हाथ जोड़े ऐसे विस्मृत था। तो अभी कहीं कहीं कुछ पब्लिक कार्यक्रम में जाता हूँ और लोगों का प्रेम और हुजूम देखता हूँ, उत्साहवर्धन तालियां सीटियां, तो एहसास होता है कि मेरे किरदार इन तक पहुँचे हैं और इनकी स्मृतियों में हैं। और ये विनम्र बनाता है, लगता है कि यार ये ऋण है, कैसे इस ऋण को उतारेंगे। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि एक बलसण गांव का पंडित बनारस तिवारी का लड़का जो अपने पारंपरिक कृषि या पंडिताई या सरकारी नौकरी के पारंपरिक यही है 3 सेक्टर हमारे यहाँ, खेती करो, पंडिताई करो या सरकारी जॉब कर लो, उनमें न जाके एक अपने रीच और कंफर्ट जोन के बाहर के फील्ड में आ जाए। मैं हार्डकोर हिंदी मीडियम छात्र रहा हूँ, पढ़ाई किया हूँ, 10वीं तक गांव में रहा हूँ। तो ये लोगों का प्रेम और उत्साहवर्धन देख के बड़ा विनम्र महसूस करता हूँ। लेकिन एक चीज़ और है, जो बॉक्स ऑफिस का दबदबा होता है उसका जो एक डर होता है, आपको लगता है कि ओटी ने वो डर खत्म कर दिया? मैं बॉक्स ऑफिस और एक कमाई का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और उसके जानकारी रखना भी नहीं चाहता हूँ मैं, पर हाँ हो सकता है जो फिल्में डायरेक्ट ओटीटी आती हैं तो वहाँ तो कलेक्शन की कोई चिंता नहीं ही है कि कितना कमाई होगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कितना कमाई होगा। प्लेटफॉर्म को मालूम है कितने लोगों ने देखा आके, और रीच बहुत बड़ी है, 200 कंट्री में जाता है वो। तो अब हमारी फिल्में आई एम श्योर कि जब हिंदी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती होंगी तो 200 कंट्री तो नहीं ही होती होंगी। भारत और भारत के संग संग और 20-25 कंट्री जहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप के लोग हैं, तो 200 कंट्री तक तो अब ओटीटी की ताकत है कि स्कॉटलैंड के गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी कंटेंट देख सकता है अपने मन का। पिछले दिनों लेह में था और लेह की एक बटालियन मिली जो सियाचिन जाती आती है, उन्होंने बताया मुझे, तब इंटरनेट नहीं था सियाचिन ग्लेशियर में। अभी तो पिछले हफ्ते न्यूज़ पढ़ा हूँ कि इंटरनेट की व्यवस्था अभी वहाँ हो रही है फौजी भाइयों के लिए। तो बोले हम यहाँ से कंटेंट डाउनलोड करके ले जाते हैं मोबाइल में आपका, अच्छा, कि वहाँ 3 महीने का हमारा 1 यूनिट रहती है, तो मोबाइल पे आपका हम कंटेंट देखते रहें। तो मुझे बताया फौज में आप बहुत पॉपुलर हैं। मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो CISF के लोग मिलते हैं तो बोलते हैं आप बहुत पॉपुलर हैं हमारे CISF में, हर मोबाइल में आपका कंटेंट चलते रहता है। तो लगता है चलो अच्छा है, टैक्स पेयर के पैसे से एक्टिंग सीखा हूँ तो अच्छा अभिनय करने की एक जिम्मेदारी भी है, और करते भी हैं। आपकी जब फिल्म रिलीज होती है तो 1 घंटे के अंदर आपको बॉक्स ऑफिस में कहाँ क्या हो रहा है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, सारे रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, OTT पर ये कुछ पता नहीं चलता है, बहुत लेट खबरें आती हैं सबकी। ये जो आर्टिस्ट के रूप में ये जो सेटिस्फेक्शन होता है, कितना फर्क पड़ जाता है? नहीं, OTT पे भी पता चल जाता है, क्योंकि OTT के दर्शक तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोबाइल या कंप्यूटर पे या टीवी स्क्रीन पे, और वो विदिन सेकेंड वो इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट चाहिए सोशल मीडिया पे, तो उसका रिस्पांस तो फट से सोशल मीडिया पे लोग डाल देते हैं। कई बार वो सिनेमा वाले का सुनियोजित होता है, प्रशंसा भी और आलोचना भी या बुराई भी, वो भी मुझे लगता है। मैं ट्विटर पे देखता हूँ, मुझे आधे जो फिल्मों की प्रशंसा करने वाले या शिकायत करने वाले आधे हैंडल मुझे फर्जी लगते हैं, अजीब अजीब से नाम होते हैं, और उनको खोल के मैं कई बार नीचे जाता हूँ चेक करने की ये सैंडल ने पिछले 6 दिन में क्या क्या देखा ट्वीट, तो सब फिल्मी और अनबन कंटेंट ट्वीट किया। तो मुझे समझ में आता है आइदर बोट्स हैं या कोई IT सेल है, ये नकली अकाउंट है जो तो कई बार मुझे वो भी लगता है कि ये मार्केटिंग गिमिक्स का हिस्सा है, नंबर्स दिखाना है। तो बट OTT पे भी फीडबैक मुझे तो मालूम चल जाता है। लेकिन लोग आरोप OTT पर भी लगाते हैं कि OTT वाले मार्केटिंग गिमिक ज़्यादा करते हैं। मार्केटिंग तो अपने आप में गिमिक है, मार्केटिंग ही गिमिक का खेल है, लेकिन अब इस दौर में हम जी रहे हैं जहाँ मेरा मार्केटिंग के संभव नहीं है। आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी ड्यूरेबिलिटी और जो बहुत फ़ायदेमंद है, या बहुत अच्छा सिनेमा हो, बताना तो पड़ेगा लोगों तक की अच्छी चीज़ है, और ये सस्ती चीज़ है, बहुत जानदार चीज़ है। अगर मान लीजिए खाने का या कुछ चप्पल हम बनाते हैं कि बहुत बढ़िया है, उसको भी प्रचार तो करना ही पड़ेगा आपको।
तो अब कई बार तो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है 5 रुपये और मार्केटिंग का कॉस्ट होता है 7 रुपये, उसमें 12 रुपये आता है बाजार में बनने से ज़्यादा। आप फिल्म बनाने में जितना कीमत लगता है, मैं कई छोटी फिल्मों का मैंने गणित सोचा है कि बनती है 5 करोड़ में और मार्केटिंग करने जाओ तो पता चला मार्केटिंग के लिए मिनिमम चाहिए 7 करोड़ अगर आपको इस किस्म की मार्केटिंग करनी है। उनको लगा क्यों 5 करोड़ में फिल्म बनी है, 200-150 लोगों की यूनिट, 40 दिन शूटिंग की है, वो खाना खाए हैं, रहे हैं, कैमरा था, कैमरामैन थे, एक्टर्स थे, पूरा गांव लेके, छोटा गांव ही था। 40 दिन में हमने 5 करोड़ में बना लिया, इनके 15 दिन के प्रमोशन में उससे ज़्यादा कॉस्ट क्यों लगेगा? तो पता चला विज्ञापन महंगे हैं। एक किसी अखबार में आप फ्रंट पेज का खबर छापी हो तो कई लाखों का खेल है। सही बात। तो बनाने में नहीं है, बनाने में आप श्रमिक को देते हैं, आप सिर्फ लेबर का मेहनत देते हैं। अगर मैं क्रिएटिव लेबर हूँ तो थोड़ा महंगा हो सकता हूँ, और जो क्रिएटिव लेबर नहीं है, सिर्फ सामान यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, तो उसका प्राइस थोड़ा सस्ता हो सकता है। तो मार्केटिंग कई बार, नॉट सिनेमा, किसी भी फील्ड में, कि कई बार सामान से ज़्यादा मार्केटिंग की लागत आ जाती है। बट जिस युग में जी रहे हैं हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक चीज़ और, आपने कहा कि OTT ने आपको स्टार बना दिया, लेकिन OTT पर ही बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं चली। तो आपकी जो फिल्में चली उसकी क्या वजह है, आपकी समझ में आई? लोग क्यों आपको पसंद करने लगे? मुझे नहीं मालूम। आई थिंक कनेक्टिविटी, रिलेटिविटी। मेरे किरदारों को देखते हैं तो लगता है कि इस आदमी को, इस किरदार को हमने देखा है कहीं, हमारे आसपास, हमारे साथ ट्रेन में यात्रा करता है, हमारे दफ्तर में काम करता है, हमारे मौसा थे ऐसे, हमारे मामा थे ऐसे, बिट्टू भैया हैं रुद्र भैया की तरह। तो रिलेटिबिलिटी, कि आप उस आदमी को पहचानते हैं, रिलेट करते हैं, उसके एक्सप्रेशन से, उसकी भावनाओं से, उसकी बातों से, या वो आपका मनोरंजन करता है। मैं अपने हर किरदार में एक एलिमेंट बचा के रखता हूँ कि यार चाहे बात सीरियस कर रहा हो या बात नॉन सीरियस कर रहा हो, एक इंगेजमेंट और इंटरटेनमेंट का लेयरिंग में रखूँगा। वरना सामने वाले के दिमाग पे 100 बोझ है, उसको EMI है, अपनी ज़िंदगी है, अपने रिश्तों की है, तो उसके दिमाग के बोझ कम करने के लिए पहले एक मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर डाल दूंगा, तो फिर वो मेरी बात को सुनेगा। सही बात। यार ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है आदमी, यार ये क्या बोला, एक मिनट रुक, हाँ। तो मैं हर किरदार में वो इंगेजमेंट रखता हूँ कि यार मैं आपके माथे का अब जो बाकी बोझ हटा दूंगा, आप 1-2 घंटे इसी स्पेस में रहो, हम लोग कुछ कर रहे हैं। शायद हो सकता है इस वजह से, मेरे ख्याल से मोटा मोटी यही वजह है। जब आप कोई फिल्म स्वीकार कर लेते हैं, कोई किरदार स्वीकार कर लेते हैं, तो अपनी तरफ से किस तरह की तैयारियां करते हैं? स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ता हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत प्रिपेयर्ड होकर और फिक्स करके जाऊँगा, डायरेक्टर को अगर नहीं चाहिए तो फिर मुझे दिक्कत होगी। तो मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ कि प्रिपरेशन कुछ चाहिए। हमारे ज़्यादातर डायरेक्टर बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, तुम आ जाओ एकदम ब्लैंक होके आओ, वहीं लिखेंगे। स्क्रिप्ट पढ़ लो, समझ लो, तैयारी कुछ मत करो, हम सेट पे बनाएंगे। शूटिंग के पहले सुबह में डायरेक्टर के साथ में, हर डायरेक्टर के साथ 15-20 मिनट हम बात करते हैं आज के सीन के बारे में, कि तुम्हारा क्या इरादा है, कैसे चाहते हो क्या निकल के आ जाए कंटेंट का, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सीन के जो डिलीवर होने ही चाहिए। बाकी मैं ऑर्गेनिक तरीके से करता हूँ। एक बात और होती है कि हर कलाकार कहीं ना कहीं हर किरदार में अपने निजी जीवन का कोई ना कोई डालने की कोशिश भी करता है। हाँ। तो वो जब आप बिना तैयारी के जाते हैं तो वो अचानक कहाँ से आ जाता है? वो तो एक्सपीरियंस पे है ना सर, कि जो अनुभव किए हैं हम, जो हमारे पास कल्पना शक्ति है या अनुभव की शक्ति है, दोनों, एक्सपीरियंस का भी शक्ति और इमेजिनेशन का भी पावर, वो हमारे किसी भी एक्ट में थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। कि अब शादी का सीक्वेंस चल रहा है और शादी में हमने कई शादियाँ अटेंड की हैं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, हर जगह। तो हमको माहौल मालूम है कि एक फूफा ऐसे करते थे, तो वो कुछ ना कुछ वो एक्सपीरियंस आप चाह के भी रोकना चाहोगे तो वो आ जाएगा, और वो लाइफ का एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग होगा ही होगा। तो जो न्यूटन का कैरेक्टर था उसके लिए एक्सपीरियंस कहाँ आया था? नहीं था, उसके एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं। मेरे फूफा हैं नेवी में। अच्छा। मैं उनसे बात किया, हमला में थे उस समय, यहीं पे INS हमला में। तो मैं उनसे बात करके कमांडेंट और उनकी हायरार्की, और मैं उनके कैंटीन वैंटीन में जाता था तो देखता था, तो मुझे समझ में आया कि यार कि प्लस अपनी कल्पना थी कि यार ये मेरा किरदार न्यूटन से आज सुबह मिल रहा है और आज शाम के बाद दोबारा कभी नहीं मिलेगा।
पहले स्क्रिप्ट में था कि बहुत खुन्नस है इसको न्यूटन के प्रति और एरोगेंट है, ये सिनिकल है। मैं बोला काय को एरोगेंट सिनिकली, तो मालूम है ना कि आज सुबह 8 बजे से लेके और शाम के वोटिंग तक इस आदमी को झेलना है, इसके बाद ना मैं इससे मिलूंगा ना मुझसे मिलेगा। तो मैं बोला फिर सिनिकल का है। फिर थोड़ी देर बाद समझ गया कि बहुत रूल कर रहा है, जिद्दी व्यक्ति है, तो इसका मजा लो, इसको खिलाओ। तो हमने अप्रोच ये बोला कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अमित मसूलकर बोले बहुत बढ़िया, आप दिखाओ करके सीन में कैसा ये होगा। आपने बोल दिया, मैं सुन लिया, लेकिन अब ये ट्रांसफॉर्म होगा कैसे। एक आध सीन में हमने दिखाया, बैठे उसको देखता हूँ, बोलता हूँ अरे देख दिख रहा है क्या इधर, हाँ देख देख देख, इशारा किया, हाथ उठाता तो मैं भी करता हूँ। तो और आप देखेंगे ध्यान से तो मेरा वाला आत्मा सिंह न्यूटन को बड़ा गौर से बीच बीच में देखते रहता है उसको सीन में कि यार ये क्या चीज़ है। पहले सीन में जब सुबह मिलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे, कितने वोटर हैं, जाना, बोलता आप यहीं रुकिए, बोलता नहीं लिख के दे देता हूँ, कोई नहीं है, बोलता लिख के दे दीजिए। वहीं से मैं टन, अच्छा तो मूर्ख आदमी है या तो ये तो जिद्दी है। और मैं बहुत लंबे समय तक देखा हूँ उस सीन में, और उसके बाद मैं भापते रहता हूँ। और फिर मैंने बोला ये मिकी माउस का खेल है, ये आज दिन भर इसके साथ मनोरंजन करना है, और उस मनोरंजन में थोड़ा तनाव इन्वॉल्व है कि भाई नक्सली इलाका तो है ही, एक प्रेशर है कि कभी कुछ हो सकता है। अब उस तनावपूर्ण माहौल में आप चोर सिपाही खेल रहे हैं। मैं बोलता हूँ हम लोग चोर पुलिस क्यों खेल रहे हैं इधर, जब कोई समस्या नहीं है। तो वो आपके अपने जीवन के अनुभव और अपनी कल्पना शक्ति न चाहते हुए भी किरदारों में आ ही जाते हैं। कालीन भैया की प्रेरणा कहाँ से ली थी आपने? मैं एक आध नॉर्थ उधर पूर्वांचल के बाहुबलियों को मिला था, देखा था, तो उनको देख के मुझे लगा कि अगर इनको किसी ट्रेन में अकेले बिठा दिया जाए और वो ट्रेन दक्षिण भारत की हो, तो कोई भी व्यक्ति इनसे न डरेगा और न इनकी बात में आएगा, वो थोड़ा घसके मुझे भी बैठना है, हाँ थोड़ा और हटो ना उधर। क्योंकि हर बाहुबली को हम जानते हैं, या लोग के पास एक उनकी इमेज है मीडिया के थ्रू, तो उनको लगता है कि अच्छा बाकी तो आदमी ही होंगे, सबके अंदर ये 4-5 ब्लड ग्रुप होगा, ऑक्सीजन सारा सिस्टम तो एक ही है। तो मुझे उनको देख के लगा कि इनको थोड़ा ना, बाहुबली को पहला मौका है कि मैं थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन बनाता हूँ, अनप्रिडिक्टेबल बनाता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। वो खुश हो गए कि दुखी हैं इस बात से, गुस्से में है, जल्दी समझ में ना आए कि बंदा नाराज है, खुश हुआ ये सुन के, दुखी हुआ, व्यंग करने वाला है। तो कालीन भैया को आप देखेंगे तो पहली नज़र में उनका एक्सप्रेशन एकदम क्लीन आउट ऑफ द ऐसे नहीं आता है मुंह पे। सीन खत्म होने के बाद आपको लगता है कि यार बहुत उसने व्यंग कर दिया, वो दुखी था, खुश नहीं था। तो पहली नज़र में आपको नहीं मालूम, वो हंस के व्यक्त नहीं करते हैं अपनी खुशी, वो गुस्सा होकर अपना गुस्सा व्यक्त नहीं करते हैं, वो गुस्सा में नज़र बाएं दाएं कर लेते हैं कि हाँ ठीक। जब आपको मिर्ज़ापुर का ऑफर मिला था, क्या उम्मीद थी कि इतनी पॉपुलरिटी से मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उसके बाद आपने सोचा होगा भाई इसको लोग क्यों पसंद करें, उसके 2 भाग भी, तीसरा भाग भी आ रहा है, कहाँ क्या खास बात थी उसकी? मैं अब किन्हीं किरदारों को पॉपुलर क्यों हुआ और लोग क्यों सोचते हैं, जो पहले मैंने आंसर दिया ना कि वो रिलेटेबिलिटी और मनोरंजन। तो कालीन भैया में रिलेटेबिलिटी और मनोरंजन का अमाउंट होगा, ये 2 कारण होते हैं शायद पसंद आने के, कि आप उस किरदार से रिलेट कर गए या उसकी भावनाओं को समझ गए और वो आपका मनोरंजन कर रहा है कहानी कहते हुए। तो मुझे लगता है कालीन भैया में भी यही रिलेटेबिलिटी और एंटरटेनमेंट एक फैक्टर रहा होगा। अब तक आपने जितने भी किरदार निभाए हैं, क्या कभी किसी किरदार ने आपकी रियल लाइफ पर असर किया? गुड़गांव ने किया था थोड़ा सा। गुड़गांव का केवी सिंह जो रोल था, कॉम्प्लेक्स था, डार्क था, तो उसमें थोड़ा सा मैं परेशान रहा था उस रोल को करने के समय और 1 हफ्ते बाद तक। तो उस परेशानी से मुक्ति के लिए आपने क्या किया था फिर? कुछ नहीं, घूमते हैं, हो गया, शूटिंग है, ख़त्म हो गया, अब दूसरे में लग जाते हैं, दूसरे इंगेजमेंट में दिमाग को उधर डाइवर्ट करते हैं, घूमने फिरने बीवी बच्चों के साथ चले जाते हैं। तो 2-4 दिन जब पारिवारिक माहौल में रहने लगो तो अपने आप वो फिल्म का बोझ जो है वो किरदार का धीरे धीरे उतर जाता है, या फिर दूसरे किरदार की थोड़ी सी रीडिंग वीडिंग में लग गए, पढ़ने लगे, सोचने लगे। तो किरदार तो हमारे साथ शौचालय में भी जाते हैं, टॉयलेट में बैठते हैं, तो जो रोल चल रहा है ना शूटिंग, वो टॉयलेट में हमारे साथ रहता है और वो दिमाग में
कोई सीन पे घूमते रहता है, तो सीन में ऐसा क्यों रिएक्ट किया। किरदारों की हिस्ट्री बड़ी रोचक चीज़ है जो फिल्मों में दिखती नहीं है। इतिहास, जैसे इस बिल्डिंग की नींव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी नींव पे ये बिल्डिंग टिकी है, लेकिन नींव दिखता नहीं है बाहर से। करेक्ट। तो किरदारों की हिस्ट्री जो है वो किरदारों के नींव होते हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन किरदार उसी पे खड़े हैं। और वो प्रिपरेशन नहीं है, वो हिस्ट्री सोचना ना, वो मज़ा देता है मुझे बतौर एक्टर। तो मैं बाथरूम में बैठ के किरदारों की हिस्ट्री बनाते रहता हूँ कि ऐसा क्यों होगा, कैसे करूँगा ये नहीं तय करता हूँ, कैसे परफॉर्म करूँगा, ये ऐसा है तो इसका इतिहास क्या होगा, कालीन भैया कैसे बने होंगे, इनकी अपब्रिंगिंग, बचपन, स्कूलिंग, इनके दोस्त, तो इनका इतिहास क्या है, उस पर जाता हूँ। और वो बड़ा रोचक काम है, बतौर एक्टर बहुत मज़ा आता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में होनी चाहिए? होती हैं। वो कई बार वो संवाद में भी एक आध जगह आ जाती हैं और होती हैं। कई बार डायरेक्टर से बात भी करते हैं। कई बार कमर्शियल सिनेमा में उतना हिस्ट्री और डेप्थ पे नहीं जाते हैं, बट होती तो है, हर राइटर के पास होती है। और या एक्टर पूछता है तो वो भी उस सोच के आंसर देने लगता है कुछ न कुछ कि ऐसा हिस्ट्री में तो सोचा नहीं था, या बट लिखते वक्त भी तो वो किरदार की हिस्ट्री सोचते होंगे। या आदमी इस तरीके से अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, तो क्यों कर रहा है ऐसा अभिव्यक्त, इसके पीछे का कारण क्या है, तो सोचते होंगे वो लोग। आपने नए कलाकारों के साथ भी काम किया जी, अपने समकक्ष कलाकारों के साथ भी काम किया और कुछ बड़े कलाकारों के साथ भी किया, अमिताभ बच्चन हुए या रजनीकांत जैसे लोग हुए। कहाँ क्या फर्क होता, किससे क्या नई बात आपके समझ में आती है? सर जो भी बच्चन साहब, रजनीकांत सर लीजेंड हैं लोग, हम एक पीढ़ियाँ देखते आ रही हैं इनको, हम दूसरी पीढ़ी हैं, तो अगर ये अभी भी वहाँ मौजूद हैं तो कुछ न कुछ कोई अद्भुत गुण होंगे। बच्चन साहब को मैं केबीसी में मिला और देखा तो उनकी वो आयु और उनकी ऊर्जा देख के मैं स्तब्ध था। मैं कल्पना कर रहा था कि मैं इस आयु में इतना एक्टिव रहूँगा क्या। तो उनका पैशन जो है वो अद्भुत है, धीरज है। मुझे तो वो एक इलाहाबाद के एक बहुत ही एक्टिव जॉगिंग रनिंग करने वाले व्यक्ति लगे। हमसे बतियाते आते इलाहाबादी में आ गए थे। अच्छा। हाँ, अरे भैया बहुत बढ़िया करते हैं आप। तो इन लोगों को देख के ना जिजीविषा और उद्यम का समझ आता है कि आदमी को उद्यमशील होना चाहिए, प्रयासरत होना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए जीवन में, व्यवसाय में, क्राफ्ट में, अपनी आर्ट कला की समझ में। बच्चन साहब आज भी यंग जनरेशन को कैच करने की क्षमता रखते हैं। हाँ। कि इस पीढ़ी के नौजवान को क्या चाहिए मनोरंजन में, उनके पास वो समझ है, तभी वो कंटेम्प्रेरी हैं, अभी भी लोग देख रहे हैं उनको, मनोरंजन किए जा रहे हैं। तो ये अद्भुत लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन और काम के बारे में, देख के, बिना बात किए, बिना प्रश्न पूछे, देख के भी सीखने को मिलता है। अभी समस्या है हमारी युवा पीढ़ी को ना कि इंटरनेट आके ना, इंटरनेट ने कैप्चर कर लिया है कि जो हम दिखा रहे हैं वहीं देखो, सीखना है इधर से ही सीखो, नहीं, बिना पढ़े एक व्यक्ति को भी देखो। सही बात। आप किताबों को पढ़ो, आप खाली आसमान में बैठो, कल्पना देखिए कितने सुंदर बादल दिख रहे हैं, सुनहरे, ये 3 कलर हुआ पड़ा है, उन बादलों में कैसी कैसी आकृतियां हैं, आज जानवर की, आदमी की, क्या मैजिक है ये, वाह। बीच बीच में आप अपने गांव चले जाते हो, किसानी करने लगते हैं, इसके पीछे क्या कुछ खास सोच होती है, कुछ खास बदलाव लाना चाहते हैं? नहीं, मैं वो चला जाता हूँ ताकि मैं, माँ बाबू जी गाँव पे रहते हैं, मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ गाँव से, और मुझे लगता है आपाधापी ये महानगर और दिखावा की दुनिया है, सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री, तो मैं अपने गांव में जाता रहूँ। मैं वहाँ जाके चप्पल नहीं पहनता हूँ 2 दिन, जितने दिन रहूँगा दिन में, तो मैं दिन में चप्पल नहीं पहनता, खाली मिट्टी पे चलता हूँ। मिट्टी से कनेक्शन हमारे शहरों में कम हो जाता है। चप्पल, जूता, गाड़ियाँ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो सीधे धरती पे, कच्ची मिट्टी पे पैर कहाँ रखते हैं, कहीं नहीं रखता। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं ये बीच किनारे जाके और रेत पे थोड़ा चल लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ खाली पैर, तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो माँ बाबू जी हैं, प्रेम है, और मुझे खेती किसानी खलिहानी बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए हर 2-3 महीने पर गाँव चला जाता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे एक जो इमोशंस से जुड़ना होता है, जो जोरों से जुड़ना होता है, वो
हो जाते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स वही है, जड़ों से जुड़ना है। वो वही कारण है कि मेरी एक्टिंग आपको रूटेड दिखेगी। रिलेटेबिलिटी वहीं से आता है कि तार टूट जाएगा तो रिलेटेबिलिटी कैसे रहेगी? जुड़ाव तभी होगा ना जब आपका जुड़ाव रहेगा किसी धरती से, किसी संस्कृति से, किसी खान पान से। अब मुझे झुणका भाखड़ी खाए बहुत दिन हो गया। एक पुणे के आगे कैलाश करके दुकान है, कैलाश भेल, बहुत बढ़िया झुणका भाखड़ी वहाँ मिलता है, महाराष्ट्रियन खाना। अब हम पति पत्नी कल रात को बात कर रहे थे कि आप बहुत दिनों में चलते हैं खाने के लिए पुणे। तो हम बोले हाँ, हमने परसों बात भी की उनसे जो उसके ऑनर हैं। बोला भैया आप आ जाइए, स्वागत है। तो मुझे वाई से हल्दी लाता हूँ मैं, उधर ताले गांव से बाजरा और बलटांगुन आता है। ये जो लड़का अभी महेंद्र के गांव से बलटांगुन में बाजरे की खेती होती है, अच्छा। तो वहाँ से बाजरा आता है। अभी नॉर्थ ईस्ट से मिर्ची आई है। तो हम भारत के अलग अलग हिस्सों से, कच्छ से कॉटन का कपड़ा मंगाता हूँ मैं, हैंडलूम कॉटन का। तो जुड़ाव नहीं रहेगा तो फिर कैसे जुड़ेंगे हम? सही बात। बीच में आपने फेसबुक पर कुछ किस्सा कोई किस तरह की चीज़ें शुरू की थी, फिर क्या हो गया, बंद क्यों हो गया वो? क्योंकि मैं अति व्यस्त हूँ। तो मुझे कई बार लगता है कि यार मैं आज स्क्रीन के दौर में इतने सारे वीडियो फॉर्मेट पे वीडियोज आ रहे हैं, मेरी खुद कहानियाँ फिल्में भी वीडियो के रूप में आती हैं, तो मैं किस्सा का कह के भी थोड़ा स्क्रीन टाइम और बढ़वा दूंगा लोगों का। तो वो करता था। और वो कुछ फैन ने मुझे बोला था, लॉकडाउन 1 में किया था कि बहुत हम लोग घरों में कैद हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप क्यों ना आके कुछ किस्से सुनाइए हमें, तो हमारा मनोरंजन होगा और सेम टाइम हमें थोड़ी इस मुश्किल वक्त में हौसला मिलेगी। तो उनके निवेदन पे मैंने 6-7 सीरीज चलाए थे। अच्छा, जो सीरीज आई थी क्या रिस्पांस मिली थी पब्लिक की तरफ से, जो आपको नहीं जानते उनकी तरफ से? बहुत अप्रत्याशित। आज भी मुझे याद है एक कहानी, उसमें से कुछ 20 मिलियन रीच है उसका, 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ लोगों मेरे फेसबुक पे। बाकी उसको डाउनलोड करके और कॉपी करके वो कहाँ तक गया मेरे पे 2 मिलियन के आसपास उसके 20 मिलियन, सॉरी 2 मिलियन नहीं 20 मिलियन। तो बहुत, अब तो मैं देखता हूँ मेरे पुराने इंटरव्यू और कहीं कहीं हुई बात 8 साल पुरानी काट के और कोई एक फेसबुक या सोशल पेज पे डालता है और उसकी रीच एक हफ्ते में 3 मिलियन 4 मिलियन होती है। तो इसलिए वो बंद कर दिया कि एक तो मैं टू मच मीडिया में और कहानियों में और किस्से में और सिनेमा में दिखने लगा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन तक 2-3 महीने मैं थोड़ा वीडियो इंटरव्यू इनसे थोड़ा दूर रहूँ, थोड़ा डिटॉक्स करूँ मैं भी, और 3-4 महीने बाद फिर वापस मन किया तो सुनाएंगे। और वो ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अगर मेरे को जीवन में कोई ज्ञान मिला है, अनुभव मिला है, मैं अगर अपलिफ्ट हुआ हूँ अपने जीवन में, तो मैं अपनी बातों से अगर किसी दूसरे बच्चे को हौसला और बेहतरी की तरफ उसको भेज सकता हूँ, अपलिफ्टमेंट दे सकता हूँ, तो मुझे देना चाहिए। कई बार मैं टेक्स्ट में लिखता हूँ, वीडियो में नहीं बनाता हूँ, शब्दों में लिख के डालता हूँ, उसकी रीच कम होती है, वीडियो का ज़्यादा होता है। तो एक बार मैंने ऑडियो फाइल डाला था कल्पना के ऊपर कि मैं बालकनी में बैठा हूँ और क्या दिख रहा है, मैंने डाला था। बोला कि आप लोग ये ऑडियो सोच के, सुन के और अपनी कल्पना को दौड़ाइए, चित्र अपने बनाइए कि मुझे दिख रहा है जो कुत्ता एक भौंक दिया उस बीच में। बोला कुत्ते की डिस्टेंस मुझसे कितनी होगी, आप लोग तय करके बताएंगे, और मैं किस फ्लोर पे बैठा हूँ, मेरी हाइट कितनी है कुत्ते की आवाज़ से। तो ये कल्पना के घोड़े हम नहीं दौड़ा पाते हैं वीडियो में, बिल्कुल नहीं दौड़ सकता। एक चीज़ और आती है, सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो गया है, डिजिटलाइजेशन के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया है। आपको लगता है सोशल मीडिया से कलाकार को और सिनेमा दोनों को नुकसान हो रहा है? देखिए, वो दुधारी तलवार है, उसके फायदे भी हैं, उसका नुकसान भी है। सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग होगा तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। कोई भी सामाजिक इशू या सामाजिक घटनाएं छुप नहीं सकती हैं, निकल के आ जाती हैं, और उससे उसका वहाँ पे कई बार भ्रम और झूठ भी बहुत जल्दी से प्रचारित होता है और बहुत दूर तक जाता है। डैमेज कंट्रोल करना भी चाहो तो ना कंट्रोल हो, एक झूठ भी फैल जाएगा और इतना फैल जाएगा कि आपके पहुंच से बाहर हो जाए। तो उसका रचनात्मक इस्तेमाल होना चाहिए, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट रचनात्मक के संग संग उसके
गलत इस्तेमाल भी होते हैं। हर चीज़ के अपने नफ़ा नुकसान दोनों हैं। कोविड के बाद की जो सिनेमा की स्थिति नज़र हो गई है, मतलब या कुछ लोग उसको ओटीटी का दोष दे रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं दक्षिण का सिनेमा आ रहा है उसका दोष है। आप क्या मानते हैं कि कहाँ क्या कमियां आ गई? मुझे नहीं अनुमान सर, मुझे तो ये लगता है कि राइटिंग की कमियां हैं, लिखावट की कमियां हैं। और साउथ का सिनेमा भी 2-3 ही फिल्में चली हैं। हाँ, यहाँ भी चली है, वो साउथ में ही चली है। करेक्ट। हमारी भी 2-3 चली हैं, तो मिला जुला के एक ही है वो। ऐसा नहीं है कि तो कोविड के बाद लोगों के देखने का भी स्वाद बदला होगा, या हम अच्छी कहानियां नहीं दे पा रहे होंगे, या रीच में एक आदमी अपनी कंसर्न और चिंता तो रखेगा ना कि भीड़ में क्यों जाऊं, अगर ये फिल्म मुझे 1 महीने बाद घर में मिल जाएगी तो मैं अभी अवॉइड कर देता हूं। महंगाई भी एक फैक्टर हो सकता है कि भैया वहाँ जाओगे तो 2000 चाहिए एक परिवार को दिखाने के लिए, तो कई सारे कारण हो सकते हैं। आप मूलतः हिंदी प्रदेश से आते हैं, बम्बई फिल्म में सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है। हिंदी से होने के कारण या मूलभूत हिंदी के होने के कारण किस तरह की समस्याएं आपको आई थी और आपने उससे कैसे निपटा? मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आई थी। रोमन में लोग स्क्रिप्ट देते थे और मैं रोमन में ही पढ़ता था, और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब जाके मैं देवनागरी में मांगता हूँ और लोग देते हैं। आज ही एक स्क्रिप्ट देवनागरी में आई है मेरे पास, मेरे लिए अलग से वो टाइप करा के भेज देते हैं। ये भी एक कारण था कि हिंदी सिनेमा की आपसी सोचने की और संवाद का भाषा अंग्रेजी था। अंग्रेजी में सोचोगे और हिंदी में लिखोगे तो फिर जुड़ाव कैसे होगा दर्शकों का? नहीं हो सकता। एक तो यहीं पे अनुवाद हो गया, आपने सोचा अंग्रेजी में, अनुवाद कर दिया हिंदी में, अब उसका असर एक हिंदी दर्शक पे कैसे होगा? तो वो बदला है। अब लेखक भी आए हैं हिंदी पट्टी से, हिंदी सोचने वाले लोग, और उसका परिणाम आपको कहानियों में दिखेगा। अब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है कई बार हिंदी सिनेमा में जो आज से 15 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोई पुनरावलोकन और अवश्य, हाँ, नहीं होता। अवश्य आज से 20 साल पहले हिंदी सिनेमा में कोई किरदार नहीं, चरित्र नहीं बोलता था। सही बात। उर्दू बोल देंगे, उर्दू के कुछ भारी भरकम शब्द, क्योंकि तब ऐसा लगता था वो हर किरदार उर्दू में ही बातें कर लेते। लेकिन हिंदी के, शुद्ध हिंदी के, अब जैसे पंचायत में देख रहा था तो जो सरकारी हिंदी होती है, हाँ। योजना, कार्यवारण, मूलक, सूचक, नियमांक, तो ये ऐसे शब्दों का अब प्रयोग होने लगा है और अब सब समझते हैं उसको। मैं तो कई बार मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का एक अद्भुत काम करती है, जो देश दुनिया में कम से कम दर्शक सुन तो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जिस परिवार में, अमेरिका में भी कोई हिंदी परिवार, मतलब भारतीय परिवार रह रहा है और कंटेंट देख रहे हैं, तो बच्चे सुन तो रहे हैं कम से कम हिंदी को। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो देखते हैं और सुनते हैं। इन दिनों नया क्या कर रहे हैं आप? नया भैया इन दिनों मैं ये फुकरे 3 अभी ख़त्म किया हूँ, और मिर्ज़ापुर 3 की शूटिंग चल रही है, और ये ख़त्म करके फिर एक नई फिल्म में जाऊंगा शुरू करने, और उसके बाद एक वेब सीरीज करूंगा, वेब शो करूंगा नया। अभी तक तो यही है। लोगों में पढ़ने की आदत खत्म क्यों हो रही है? डिजिटल, हर किसी को लगता है पढ़ने में से ज़्यादा वीडियो देख लेंगे तो उतनी सूचना मिल जाएगी। बट आज मैं पढ़ रहा था कि पढ़ने की याददाश्त जो होती है रीडिंग की, पेपर रीडिंग की, वो वीडियो से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। आप वीडियो देखोगे भूल जाओगे 7 दिन बाद, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया कोई चीज़ तो जीवन पर्यंत आपके स्मृति में फीड हो जाएगी। अब वीडियो इतने हमारे पास रोज़ आ रहे हैं, कितना फीड करोगे? चले जा रहे हैं। लेकिन आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है, तो ये चलन होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए चलन। हिंदी में थिएटरों की भी मतलब जो दयनीय स्थिति है। नंबर्स आप यूपी 20 करोड़ आबादी, थिएटर होंगे 300, बिहार 12 करोड़ आबादी, सिनेमा हॉल होंगे 100। ये क्यों है? तेलुगु आंध्र प्रदेश में 2000 सिनेमा हॉल है, 2000 या 2600 है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिला के। क्योंकि हमारे यहाँ उस तरीके का वो कल्चर नहीं था सिनेमा देखने का। वहाँ सुबह 5 बजे का शो भी चल जाता है, लोग जाते हैं। तो हमारे यहाँ हार्टलैंड में आइदर सुविधाएं नहीं थी, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली बत्ती नहीं होगा, या संभव है कि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, रुचि। अब वो बड़ा ये है कि सिनेमा हॉल बनेगा तो दर्शक जाएंगे,
व्यवसायी बोलेंगे दर्शक होंगे तो हम सिनेमा हॉल बनाएंगे, तो हो सकता है इस चक्कर में भी थिएटर के नंबर्स कम रह गए होंगे उधर, और वो जुड़ाव नहीं बन पाया होगा। आप बहुत कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं जी। हाल ही में कोई आपने ऐसी किताब पढ़ी है जिस पर आपको लगता हो फिल्म या वेब सीरीज बने और आप उसमें उसका हिस्सा हों? नहीं, एक कॉन्सेप्ट एक पढ़ा हूँ, कॉन्सेप्ट वास्को डी गामा की कहानी है, वास्को डी गामा की साइकिल, लेकिन फिल्म के लिए नहीं है। वो बहुत अच्छी कहानी थी। जब आप गोपालगंज से दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचे तो आपके किस तरह के सपने थे, वो कहाँ तक पूरे हुए? मुंबई आने पर पहला सपना तो यही था कि एक छोटा सा छत हो जाए रहने के लिए, क्योंकि किराया बहुत महंगा है मुंबई में, और हम किराए पे 4-5 साल रहे भी। तो बहुत सारे सपनों में से एक घर का सपना था जो पूरा हो गया, और दूसरा सपना था कि बतौर अभिनेता लोग जाने। तो ये मीना मुंबई में आए, इस धरती का मैं बड़ा, अब मैं भी यहाँ का मतदाता भी हूँ, वोटर भी हूँ, तो ये संभव नहीं था। तो हो गए, पूरे हो गए हैं सारे सपने, इस शहर ने पूरा किया है। पंकज जी, फिल्म संगम चैनल से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।